नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सांसद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं जिनका उत्तर संबंधित मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगला सवाल जुड़ा है DAY NRLM के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद देलकर कलाबेन मोहन भाई ने। अपने सवाल में उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि देश में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गत 2 वर्षों के दौरान कवर किए गए परिवारों की कुल संख्या कितनी है। क्या आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई परिवार हैं जो इस मिशन का लाभ नहीं उठा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत वंचित परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने दिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को SHG में संगठित करना एक सतत प्रक्रिया है और ये समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित है। DAY NRLM मिशन ने 30 जून 2024 तक ग्रामीण परिवारों की लगभग 10.05 करोड़ महिलाओं को और 90.86 लाख स्व सहायता समूहों में संगठित किया है। इसके अलावा वंचित ग्रामीण परिवारों को संगठित करने और उनके बीच जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से अभियान आयोजित किए गए हैं। DAY NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छोटे पात्र ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्व सहायता समूहों में शामिल करने के लिए और सामाजिक संगठन निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 7 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक एक सामाजिक संगठन निर्माण अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान 16,25,286 ग्रामीण परिवारों को 1,29,493 SHG में संगठित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2023 में 18 अप्रैल 2023 से 15 अगस्त 2023 तक संगठन से समृद्धि अभियान कार्यान्वित किया गया। संगठन निर्माण अभियान की इस अवधि के दौरान कुल 52,78,764 परिवारों को 3,94,490 स्व सहायता समूह में संगठित किया गया था। अगला सवाल जुड़ा है इस्पात क्षेत्र से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद YS अविनाश रेड्डी ने। उन्होंने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि क्या राज्यों में अधिक निवेश स्टेनलेस स्टील क्षेत्र के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्या अगले कुछ वित्तीय वर्षों में स्टेनलेस स्टील की मांग में औसतन 10% वार्षिक वृद्धि होने की उम्मीद है, और अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, और वर्ष 2014 से स्टील क्षेत्र के विकास के लिए क्या सब्सिडी दी जा रही है। इस सवाल का जवाब इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने दिया। उन्होंने बताया कि इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है और उत्पादित इस्पात के प्रकार से संबंधित निर्णय अलग अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार मांग और अन्य वाणिज्यिक विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है, इसलिए वर्ष 2014 से इस्पात क्षेत्र को कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की है। सरकारी अधिप्राप्ति के लिए मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद नीति का कार्यान्वयन। सरकार ने देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना शुरू की है। PLI योजना के तहत विशेष इस्पात के लिए 29,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अपेक्षित है। देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित
उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इस्पात बनाने के लिए आर्थिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना, घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना, गैर मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नीतिगत विनिवेश निजीकरण संबंधी नीति आर्थिक सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसमें सरकार को ऐसे क्षेत्रों में निवेश बंद कर देना चाहिए जहां प्रतिस्पर्धात्मक बाजार पुराने हो गए हों और पूंजी का निवेश प्रौद्योगिकीय उन्नयन और कुशल प्रबंधन पद्धतियों जैसे विभिन्न कारकों के कारण रणनीतिक निवेशकों के हित में ऐसे उद्यमों की आर्थिक संभाव्यता बेहतर ढंग से खोजी जा सकती है। नीतिगत विनिवेश बिक्री का तात्पर्य प्रबंधन नियंत्रण के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में सरकारी शेयरधारिता की संपूर्ण या पर्याप्त बिक्री से है। लोकसभा के बाद अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आज पूछे गए। अब अगला सवाल जुड़ा है खाद्यान्न भंडारण क्षमता से। इस महत्वपूर्ण सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछा, क्या सरकार देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने का विचार रखती है? अगर हाँ, तो इस योजना के तहत देश में कितने नए साइलोज स्थापित किए गए हैं और इस योजना के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण क्षमता में कुल कितनी वृद्धि हुई है? देश में कितने साइलोज स्थापित किए गए हैं? इस सवाल का जवाब उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नींबूबेन जयंती भाई बांभड़िया ने दिया। उन्होंने बताया कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीद के बाद खाद्यान्नों का भंडारण और बफर स्टॉक का रखरखाव करता है। भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खाद्यान्नों के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है और आवश्यकता भंडारण अंतराल आकलन के आधार पर अखिल भारत स्तर पर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित की जाती हैं। इनमें शामिल हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत साइलोज का निर्माण, निजी उद्यमी गारंटी योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजना भंडारण एवं गोदाम, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य एजेंसियों के गोदाम किराए पर लेना, निजी वेयर हाउसिंग योजना, परिसंपत्ति मौद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण। वर्ष 2007 और 9 के दौरान सर्किट आधारित मॉडल के तहत 5.5 लाख टन क्षमता के साइलोज का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 16.25 लाख टन क्षमता के साइलोज का निर्माण किया गया है और इनका उपयोग किया जा रहा है। अगला सवाल जुड़ा है मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि पिछले 3 वर्षों में निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या कितनी है? क्या सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए कोई कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और साथ ही एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले 387 से 88% बढ़कर अब 731 हो गई है। इसके अलावा एमबीबीएस की सीटें 2014 से पहले 51,348 से
118% बढ़कर अब 1,12,112 हो गई हैं। स्नातकोत्तर सीटें 2014 से पहले 31,185 से 133% बढ़कर अब 72,627 हो गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय और कदम इस प्रकार हैं। जिला रेफरल अस्पतालों का उन्नयन करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 109 पहले से ही कार्यशील हैं। एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ उन्नयन करने के लिए CSS, जिसके तहत 5,972 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 83 कॉलेजों में 4,977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, 1,498 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से 1,498 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से चरण 1 में 72 कॉलेजों में 4,058 स्नातकोत्तर सीटों और 4,478 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से चरण 2 में 65 कॉलेजों में 4,000 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के घटक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 66 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं। संकाय की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए DNB योग्यता को मान्यता दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों, डीन, प्रधानाचार्य, निदेशक के पदों पर नियुक्ति, सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया जाना भी सरकार के अहम कदमों में शामिल है। अब सवाल आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद GC चंद्रशेखर ने। उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा कि देश में वर्तमान में आयुष चिकित्सा प्रणाली और दवाओं की बाजार में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। आयुष में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है और आम जनता के बीच आयुष चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इस सवाल का जवाब आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2021 में विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के तहत फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में आयुष बाजार का अनुमान 18.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया है। आयुष पद्धतियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा की गई पहल इस प्रकार है। आयुष मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी आयुज्ञान योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 3 घटक हैं। आयुष में क्षमता वर्धन और सतत चिकित्सा शिक्षा। वित्तीय वर्ष 2021-22 से आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार और आयुर्वेद जैविक एकीकृत 2023-24 की योजना के तहत जोड़ा गया है। आयुष और आयुर्वेद जैविक एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक में अनुसंधान एवं नवाचार के तहत आयुष पद्धति में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान अध्ययन के लिए संगठनों संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आयुष मंत्रालय आयु स्वास्थ्य नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रहा है। 15वें वित्त आयोग चक्र की अवधि के लिए योजना का वित्तीय परिव्यय 205.00 करोड़ रुपए है। इस योजना के 2 घटक हैं, आयुष एवं जन स्वास्थ्य घटक। सुविधाओं का उत्कृष्टता केंद्र में उन्नयन। उत्कृष्टता केंद्र के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष के प्रचार के लिए आवश्यक शिक्षा, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार और अन्य क्षेत्रों में आयुष पेशेवरों की दक्षताओं को सुदृढ़ करने के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता का प्रावधान। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आयुर स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्टता केंद्र घटक के तहत 65.5 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। दोनों योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in पर उपलब्ध है।
आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में 12 राष्ट्रीय संस्थान और 5 अनुसंधान परिषदें आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान करने, उनके समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन करने और बहिरंग रोगी और अंतरंग रोगी सेवाओं में लगी हुई है। ये संस्थान परिषदें आम जनता के बीच आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आरोग्य मेलों, जागरूकता शिविरों, उपचार शिविरों, रेडियो और टीवी वार्ताओं, आउटरीच कार्यक्रमों जैसे स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम, अनुसूचित जाति उप योजना अनुसंधान कार्यक्रम, जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम का आयोजन करती है। परिषदें ठोस सबूत सामने आने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करती हैं, जिनमें नैदानिक अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान, औषधीय मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, औषधीय अनुसंधान और साहित्यिक एवं मौलिक अनुसंधान शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 को सितंबर 2020 में अधिनियमित किया गया था। इन अधिनियमों ने पुराने भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद अधिनियम 1970 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया था। आयुष मंत्रालय द्वारा आम जनता के बीच आयुष चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए प्रयासों को अगर देखें तो इनमें शामिल हैं: आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है और NAM के दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, PHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, जिला और CSC सुविधाओं आयुष में DH की सह स्थापना, सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी शिक्षण प्राप्त सहायता, सरकारी दवा आवश्यक को अस्पतालों, आयुष संस्थागतों की आपूर्ति, मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन, मौजूदा उन्नयन का औषधालयों आयुष प्राप्त सहायता, सरकारी पंचायत की औषधालय आयुष नए निर्माण का भवन के लिए औषधालय निर्माण का भवन के लिए स्थापना, 10, 30, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, आयुष जन कार्यक्रम स्वास्थ्य, उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है, आयुष स्नातक विकास ढांचागत का संस्थानों पूर्व, आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का ढांचागत विकास वृद्धि, राज्य सरकारें, क्षेत्र राज्य संघ राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रावधान के निर्देशों दिशा के NAM अनुसार अपनी उपयुक्त राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं करके प्रस्तुत SAAP वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष में सूचना, शिक्षा एवं संचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करती है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। ये योजना राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद प्रणाली आदि के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय आयुष पद्धति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है। इसके अलावा आम जनता के बीच आयुष चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में अस्पतालों सहित सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं सोवा रिगपा कॉलेजों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, प्रचार संबंधी कार्यकलापों और अनुसंधान कार्यकलापों का आयोजन किया जा रहा है। अब सवाल गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि कैंसर, न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में भी लाखों रुपए खर्च करने पर होता है, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग इलाज कराने में असमर्थ हो जाता है। अगर हाँ, तो क्या सरकार इन बीमारियों के पूर्ण रूप से मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का विचार रखती है?
इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने दिया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। NPNCD गैर संचारी रोगों जैसे कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज आदि की जांच और निदान पर केंद्रित है। इनमें शामिल कार्यक्रम इस प्रकार हैं: बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, जांच, प्रारंभिक निदान, प्रबंधन, उपचार के लिए उचित स्तर के स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में रेफरल। NPNCD के तहत अब तक 753 जिला NCD क्लिनिक, 222 जिला कार्डियक केयर यूनिट, 356 जिला डे केयर सेंटर और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र NCD क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। देश में कैंसर के उपचार की क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थानों और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों को मंजूरी दी है, ताकि कैंसर की विशिष्ट परिचर्या के लिए सुविधा केंद्रों में वृद्धि की जा सके। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी नए एम्स और 13 उन्नत मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजेस संस्थानों में कैंसर सहित NCD पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना और चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता के दूसरे परिसर की स्थापना भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। ये सभी देश में कैंसर के उपचार की क्षमता को बढ़ाते हैं। सुलभ और वहनीय स्वास्थ्य परिचर्या और उपचार को सुविधाजनक बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के लिए 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ABPMJAY के तहत उपचार पैकेज दवाओं और नैदानिक सेवाओं जैसे विभिन्न उपचार संबंधी पहलुओं को कवर करते हुए बहुत व्यापक है। राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सभी को वहनीय कीमत पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। उपचार के लिए वहनीय दवाइयां एवं विश्वसनीय प्रत्यारोपण फार्मेसी स्टोर 29 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, ताकि अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 15 जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार 206 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की जा चुकी है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना है। प्रश्नकाल में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।